नमस्कार। वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के लिए आने वाला वर्ष सन 2025 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारियां आपको वार्षिक राशिफल की इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें तो 29 मार्च 2025 तक अभी शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्तम भाव में है, छठे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है। शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। सप्तम भाव में शनि बहुत मजबूत भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो पश्चिम दिशा बनती है, पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं शनि। साथ ही काल पुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि बनती है, जिसमें स्वयं शनि उच्च का फल देते हैं। तो 29 मार्च तक स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं और 29 मार्च के बाद से स्थितियां आपके लिए धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ाना इस वर्ष शुरू करने वाली है। उसका कारण है अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है और 29 मार्च को शनि अस्त अवस्था में, 22 फरवरी से वो अस्त भी रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा। 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य भी कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में शनि अस्त अवस्था में ही अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपके 29 मार्च को। 31 मार्च को अगले 2 दिन बाद उदय भी हो जाएंगे। तो 29 मार्च को जब उनका प्रवेश होगा अष्टम भाव में, तो शनि राहु का एक प्रकार से पितृ दोष भी बनेगा और यहीं से आपको अगले 2.5 साल के लिए अर्थात 3 जून 2027 तक शनि की ढैया लग जाएगी। अब यहां से आपके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। पिछले 2.5 साल अर्थात 17 जनवरी 2023 के बाद से जब सप्तम भाव में शनि आए थे, कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा दिया इनने। बिजनेस में भी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर काफी मजबूत होते हैं शनि और महापुरुष राजयोग बना हुआ था। लेकिन अब शनि अष्टम भाव में जा रहे हैं, राहु का यहाँ पितृदोष बनेगा। राहु हालांकि 18 मई 2025 को आप वापस उल्टा चलते हुए आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, परंतु यहाँ पर आपको कई चीजें बता देते हैं कि अष्टम भाव आपका बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। यहां पर राहु पहले से विराजमान है। 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। उससे पहले 14 मार्च से लेकर और 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के आसपास सूर्य का भी यहाँ गोचर होने वाला है। तो सूर्य और राहु का पहले से ग्रहण दोष बना रहेगा जब शनि यहाँ आएंगे। शनि और सूर्य का एक बार फिर से पितृ दोष बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शुक्र भी यहाँ विराजमान है। शुक्र तो 28 जनवरी को ही आ जाएंगे। तो शुक्र और राहु का जो यहाँ पर अष्टम में योग बना रहेगा, वो एक चारित्रिक दोष को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो कामुकता में वृद्धि, भोग विलास में अत्यधिक वृद्धि आपकी हो जाएगी। आपका मन ही भोग विलास में लगेगा 28 जनवरी से 31 मई तक। यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, धनेश और कहीं ना कहीं आपके लाभेश होकर। तो बुध का अष्टम भाव में गोचर ये भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। आपको मैं बता दे रहा हूं 28 जनवरी से लेकर और 18 मई 2025 तक, जब तक यहाँ राहु बैठे हुए हैं और शुक्र पहले से आ जाएंगे और सूर्य, राहु, शनि, शुक्र, बुध का जो पंचग्रही योग समय समय पर यहाँ बन रहा है बीच बीच में, ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत बुरी तरीके से देने वाला है। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द हो, नसों में खिंचाव हो, दुर्घटना आदि के योग हो, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें एक बहुत बुरी स्थिति और बनने वाली है। मैं पहले से आपको सतर्क कर दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। जो सच है वही बता रहा हूं आपको डरने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप जानकारियों को समझिए और इसी के अनुरूप अपने कार्यों को निर्धारित कीजिए पहले से। मित्रों, मंगल जो आपके लिए कर्क राशि के तरीके बहुत योग कारक होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। 4th हाउस भौतिक सुख साधन, भाग्य स्थान, नवम भाव, दोनों भाव के स्वामी होकर आपके 21 जनवरी तक आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। प्रबल मांगलिक दोष बनाकर नीच राशि में है। तो माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त आप करना चाह रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, भाग्य में हानि कर रहे हैं। यहां से मंगल जो है वक्री हो जाएंगे, वक्री हो चुके हैं वो, और वक्री चलते हुए, उल्टा चलते हुए 7 दिसंबर को ही वक्री हो गए। अब यहां से वो 21 जनवरी से और 3 अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। तो लाभ स्थान में गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ से आपको धन संबंधित फायदा भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि का भी फायदा दे सकते हैं, शिक्षा संतान में भी आपको फायदा देंगे। और आईटी प्रोफेशनल जो लोग हैं या स्पोर्ट्स से जुड़ा काम करते हैं या जो लोग आईएएस आईपीएस हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये फायदे का सौदा करा सकते हैं यहाँ पर बैठकर। लेकिन 3 अप्रैल को एक बार पुनः आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में बैठेंगे और एक बार फिर से यहाँ से 7 जून तक नीच राशि में रहेंगे। फिर से दिक्कत देंगे आपको। फिर 7 जून को जाके आपकी राशि में जब आ जाएंगे लग्न में, तब यहां से वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे लग्न में बैठकर, और वहां से मंगल की स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। तो 7 जून तक अभी आपको काफी सतर्क रहना है, जिसमें 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा जब वो लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद 3 अप्रैल से
और 7 जून तक फिर से डिस्टर्ब आपको करेंगे। मित्रों, जो वार्षिक राशिफल होता है शनि, बृहस्पति और राहु केतु पर ही कहीं ना कहीं ये डिपेंड होता है, क्योंकि यही 4 ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा एक राशि में गोचर करते हैं। परंतु अलग अलग ग्रहों का भी आपको बता दिया जाता है, इसलिए क्योंकि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो शनि के बारे में मैं बता रहा था आपको शुरू में, 29 मार्च तक सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग, इसके बाद अष्टम में जाएंगे, शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, 3 जून 2027 तक शनि की ढैया चलेगी। इस बीच इस वर्ष शनि जो है वक्री भी होंगे 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक वक्री होंगे। तो एक बार पुनः आपको सप्तम भाव का फल देने लगेंगे, थोड़ा बहुत आपको राहत यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे ही 13 जुलाई को वो वक्री होंगे और धीरे धीरे सप्तम भाव का भी फल देंगे तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 28 नवंबर के बाद से एक बार फिर से आपको ढैया का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको काफी सतर्क रहना है, कार्यस्थल को भी लेकर, अपने फैमिली को भी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी बेहतर आपको रखना होगा अपने संबंध, और संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता ये शनि का गोचर अष्टम भाव में बढ़ाएगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और कहीं ना कहीं शिक्षा आदि में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में है ही और यहाँ पर वो 18 मई तक है। दिक्कत दे रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे आपका कहीं ना कहीं अकारण खर्चे हो, चाहे कुछ वाद विवाद की स्थिति बना रहे हो, द्वादश पे दृष्टि डाल के माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि 4th हाउस पर मंगल की राशि बनती है, उस पर दृष्टि है। तो ये सब चीजें राहु आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं अष्टम भाव में बैठ के। इसके बाद वो सप्तम भाव में आएंगे, 18 मई को आएंगे यहाँ पर। वो वैवाहिक जीवन में फिर से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, लेकिन आपको कहाँ लाभ देने वाले, बिजनेस में लाभ देंगे। कार्यस्थल पर अगर कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करता है, एलिगेशन लगाता है, आप उसको काउंटर करेंगे। आपके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में कुछ ये जैसे एक होता है कि व्यक्ति का डबल स्टैंडर्ड या कुछ ड्यूल पर्सनालिटी जैसे क्रिएट कर देगा लग्न पर दृष्टि डालकर। और राहु व्यक्ति को कहीं ना कहीं चतुर चालाक भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सब क्वालिटीज भी डेवलप करने लगेगा लग्न पे दृष्टि डालकर। और तीसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी तो कोई इसमें दो राय नहीं, पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि कराएगा। और जो काम रिस्क लेकर होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो काम दूसरे नहीं कर पाते, वो आप काम बहुत इजीली कर पाएंगे। और कार्यस्थल पर इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से आपका मान सम्मान भी राहु 18 मई के बाद बढ़ाने वाला रहेगा। और केतु लग्न में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन या जैसे एंजाइटी वगैरह या शॉर्ट टेम्पर्ड होना या संतान को लेकर कुछ चिंता होना, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, या भाग्य में भी थोड़ा बहुत राहु अवरोध पैदा कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। और बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बृहस्पति जो है वो आपको काफी बचाए हुए हैं। दशम भाव में उनका गोचर चल रहा है, 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा 4 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। और यहाँ पर दशम भाव में है वो, कहीं ना कहीं जो लोग टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके बाद वो लाभ स्थान में जाएंगे और मिथुन राशि में जाएंगे लाभ स्थान में, और यहाँ से आपके लिए बेहतर स्थिति रही। व्यापारियों के लिए अच्छा है, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे बिजनेस, जैसे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, ट्यूशन आदि देते हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी वगैरह हैं, या रन करते हैं आप कोई शिक्षण संस्थान, उनके लिए बृहस्पति फायदेमंद साबित होगा। विदेशों में भी आप कहीं ना कहीं ब्रांच वगैरह खोलने में मदद करेगा। पराक्रम पुरुषार्थ को आपके बढ़ाने वाला रहेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव पर जो दृष्टियां, शनि की दृष्टि बनेगी 29 मार्च के बाद 10वीं दृष्टि, जो दिक्कत पैदा करेगी पंचम भाव पर। 14 मई से बृहस्पति की दृष्टि उसमें फायदा आपको पहुंचाने लगेगी। शिक्षा, संतान से जुड़ी समस्याएं बृहस्पति दूर करेंगे। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को जो राहु बढ़ाएंगे 18 मई से 14 मई से बृहस्पति लाभ भाव में बैठ के पहले ही उसको अपना वहां पर एक कवर दे देंगे, तो एक प्रूफ हो जाएगा वहां पर कि दिक्कत नहीं आएगी आपको वैवाहिक जीवन में। थोड़ी बहुत राहु दिक्कत देंगे, 18 मई से बैठेंगे, लेकिन क्योंकि राहु की 18 मई से बृहस्पति पर दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि, और राहु पर 9वीं दृष्टि बृहस्पति की रहने वाली है, तो ये राहु और बृहस्पति की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी रहने वाली है। तो ये स्थितियां आपके लिए जो बन रही हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो 29 मार्च के बाद से स्थितियां आपके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, लगातार बढ़ेंगी। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि जब वक्री होंगे थोड़ा सा राहत आपको मिलेगी, लेकिन वहां दिक्कत ये रहेगी कि राहु पहले ही सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वक्री काल में भी शनि राहु का एक पितृदोष बनेगा वहां, इससे आपको बचना होगा।
उपाय की बात कर लेते हैं। शनि का पूरे साल आप जाप कीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 7 बार उसकी प्रदक्षिणा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपके राशि के स्वामी सूर्य है, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्य देव को जल दीजिए। स्टील के लोटे या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक लाल पुष्प डाल लिया कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद वहीं खड़े होकर सूर्य को देखते हुए या आंख बंद करके मन में ही ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का, जो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप। हर रविवार को अपने शरीर के वजन के 10वें हिस्से के बराबर अनाज का भी दान कीजिए, खासतौर पे गेहूं का, गुड़ वगैरह भी आप उसमें मिलाकर दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। और ये कहीं ना कहीं ये फायदा आपको ये पहुंचाएगा। और ढैया जब आपको लगेगी 29 मार्च के बाद से, तो कहीं ना कहीं 3 जून 2027 तक जब तक ढैया चलेगी, तो काले वस्त्र और नीले वस्त्र को धारण करने से जितना हो सके बचिएगा। कभी कदार आप पहन सकते हैं, कभी आपका मन हो, लेकिन डेली यूज में मत पहनिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत ही रहेगी। खासतौर पर कार्यस्थल पर जहां जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां काला और नीला वस्त्र तो पहनकर जाइएगा ही मत, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2025 उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।